आयोजन किया जा रहा है, आप सभी का पुनः बहुत-बहुत स्वागत, बहुत-बहुत अभिनंदन। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सर्वप्रथम जो हमारे प्रथम कवि हैं, आज के युवा कवि श्री अनुज लुगुन जी को आमंत्रित करती हूँ। उससे पूर्व उनका जो परिचय है वो मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहूँगी। अनुज लुगुन सर का जन्म 1986 झारखंड के सिमडेगा जिला में हुआ। वर्तमान समय में आप दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में हिंदी के शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। आपके 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उलगुलान की औरतें, अघोषित उलगुलान, बाघ और सुगना मुंडा की बेटी। आपको 2011 में भारत भूषण सम्मान से नवाजा गया है और इसके साथ ही आपको बाघ और सुगना मुंडा की बेटी काव्य संग्रह के लिए 2019 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया जा चुका है। सर, आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत। मैं आपको आपकी कविताओं के साथ आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय अनिल सर। बहुत शुक्रिया भावना। मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, स्पष्ट आवाज आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हैदराबाद विद्यालय के हिंदी विभाग का इस आयोजन के लिए। मैं कविता करने जा रहा हूँ। केदारनाथ सिंह जी को समर्पित करते हुए कविताएं पढ़ रहा हूँ। कविता का शीर्षक है प्रेम की नागरिकता। जब मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ तब मेरे सामने एक मालगाड़ी खड़ी है, पहाड़ को अपने चाहती हुई। पिता ने कहा, ये सब हमारी मिट्टी को उजाड़ कर ले रहे हैं। मैंने कहा, वो तभी एक्सप्रेस अब आने वाली है। जब मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ तब मेरे सामने मालगाड़ी खड़ी है, पहाड़ को अपने पेट भरती हुई। पिता ने कहा, ये सब हमारी मिट्टी उजाड़ कर ले रहे हैं। मैंने कहा, जब तभी एक्सप्रेस अब आने वाली है। एक छोटा सा स्टेशन है बानो, छोटा सा स्टेशन है बानो। भीम जी ने मैसेज, आवाज नहीं आ रही है क्या? सर आवाज तो आ रही है सर, हो सकता है कि बहुत अच्छी आवाज आ रही है अनुज जी, अब जारी रखिए। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी जी, शुक्रिया सर। जी, मैं दोहरा के पढ़ रहा हूँ। जी जी। जब मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ तब मेरे सामने एक गाड़ी खड़ी है, पहाड़ को अपने पेट में पचाती हुई। पिता ने कहा, ये सब हमारी मिट्टी को उजाड़ कर ले रहे हैं। मैंने कहा, जम्मू तवी एक्सप्रेस आने वाली है। एक छोटा सा स्टेशन है बानो, यहां से होकर भी जाती है एक रेल, जम्मू तक दिल्ली होती हुई। एक छोटा सा स्टेशन है बानो, यहां से होकर भी जाती है एक रेल, जम्मू तक दिल्ली हो। जम्मू का रास्ता दिल्ली होकर ही क्यों जाता है आखिर? जम्मू का रास्ता दिल्ली होकर ही क्यों जाता है आखिर? मैंने सवाल किया और यात्रियों के साथ हो लिया। बस इतना सा विवरण है तुम्हें याद करते हुए, बाकी तो यात्रा है। प्रेम में चलते तस्वीरों से ज्यादा लोग दिखाई देते हैं। मैं चाहता हूं उन्हें तुम्हारे बारे में बताऊं, लेकिन थोड़ा घबरा जाता हूं। कहीं लोग हमारे प्रेम के बजाय नागरिकता ना पूछ बैठें, नागरिक के बारे में सवाल ना कर डालें। सवाल को मैं नकारता नहीं, बात करना मेरा निजी हो सकता है, लेकिन नागरिकता कानून बहस सरकारी भी हो सकती है और गैर सरकारी। मैं स्वायत्त तरीके से अपना विचार रखते कह सकता हूँ कि दुनिया को जितने नक्शों में बांटा गया है, क्या वह कम है जो हम फिर से होने को खांचों में बांट दें? मैं उनसे बहस कर सकता हूँ कि उन्होंने स्त्रियों को कौन सी नागरिकता दी है।
छात्रों को देने के लिए उनके पास किताबें ज्यादा हैं या लाठियां? मैं समझता हूँ सरकारी होने की भाषा, वे मुझसे तुम्हारे बारे में नहीं पूछेंगे। प्रेम उनकी प्राथमिकता में नहीं है। वे उस मालगाड़ी के धरतीखोर होने के बारे में कोई राय नहीं रखते। पिताजी की बातें में नक्सलियों का मुहावरा लगेंगी। वे ज्यादा से ज्यादा हिंदू या मुसलमान हो जाने की ही बात कर सकते। मैं इस रेल से जम्मू तक जा रहा मैं इस रेल से जम्मू तक तो नहीं जा रहा। कभी जाना हुआ तो दिल्ली के बनाए रास्ते पर तो नहीं जाऊंगा। वाह। जिन रास्तों पर नागरिकता की जांच हो, उस रास्ते तो मैं कभी नहीं जा सकता। एक याद है तुम्हारी, मुझे ऐसे रास्ते में लिए जा रही है। वाह, बहुत बढ़िया। दूसरी कविता का शीर्षक है बुलेट ट्रेन पर समर्थन मूल्य की बात। मैं सभी किसान साथियों को समर्पित करना चाहूंगा यह कविता। बुलेट ट्रेन पर समर्थन मूल्य की बात। अब जबकि लोगों ने बुलेट ट्रेन पर अपनी सहमति दी है, तो लोग फसलों के झूमने की बात नहीं करेंगे। फसलें भी घर बसाती हैं, अब बात पर लोग गौर नहीं करेंगे, और उनका मरना उनके लिए त्रासदी नहीं होगी। अब जबकि बुलेट ट्रेन पर उन्होंने अपनी सहमति दे दी है, तो लोग फसलों के झूमने की बात नहीं करेंगे। फसलें भी घर बती हैं, अब इस बात पर लोग गौर नहीं करेंगे। चिड़ियों का मरना उनके लिए त्रासदी नहीं हो। यह समय ही ऐसा है कि व्यवसाय जीत गया है। यह समय ही ऐसा है कि व्यवसाय जीत गया है और भगवान अपने घर वापस लौट हैं। सन्यासी और धर्मज्ञ शासन कर रहे हैं, इसलिए खेतों के दुख की बात अविश्वसनीय है। जिन्हें खलिहानों के बिकने का डर है, असल वे भगवान के होने पर संदेह कर रहे हैं, इसलिए उन कैद खाने का रास्ता दिखाया जाएगा। जो जमीन को जोतता और कोड़ता है, उसे मालिकावे का हक नहीं। जो जमीन जोतता और कोड़ता है, उसे मालिकाना दावे का नहीं। जो बीज बाजारों में बेचता है, उसकी उर्वरता बढ़ेगी और वही होगा मालिक। मसलन कि जमीन के पट्टों की बात कि पेटेंट कानूनों की। मसलन कि जमीन के पट्टों की बात उतनी वाजिब रही जितनी कि पेटेंट कानूनों की। जो सड़कों पर हैं वे जानते हैं यह सब कुछ, और इसीलिए वे सड़कों पर हैं। जो सड़कों पर जानते हैं यह सब कुछ और इसीलिए वे सड़कों पर, नहीं तो वे किसी मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम होते या लाल किले में होते। जैसे कि आज के जनसेवक हैं, किसान होना महज क्रेडिट कार्ड हासिल कर लेना नहीं है। होना महज किसान क्रेडिट कार्ड हासिल कर लेना नहीं है, जैसे कि बैंकर होना एटीएम कार्ड हासिल लेना है। यह मिट्टी के हथियारों को पहचानने की योग्यता है। यह मिट्टी के हथियारों पहचानने की योग्यता है। महज समर्थन की बात करके सूरज का परचम ढोने वालों को फुसलाया नहीं जा सकता। जब जहरीली रसायन मिट्टी में घुलती है, तब उनकी आंखें सुलगती हैं। भले ही आज लोगों ने बुलेट ट्रेन पर अपनी सहमति दे दी, उनके कंधों से सूरज का परचम गिरना नहीं है। अगली कविता शीर्षक है विश्व विरासतों के लिए 2 मिनट का मौन। अब ये लॉकडाउन, कोरोना लॉकडाउन के वर्ष पूरे होने वाले हैं, उस समय लिखी गई यह कविता फिर से पाठ कर रहा हूं। विश्व विरासतों के लिए 2 मिनट का मौन। मैं मिस्र की पिरामिड से होकर आया हूं,
चीन की दीवार पर मैं घोड़े दौड़कर आया हूं। मैंने एफिल टावर की ऊंचाई मापी है और प्रेमिकाओं को उपहार देने के लिए मैंने कई बार ताजमहल की बात सुनी है। मैं मिस्र की पिरामिड से होकर आया हूं। चीन की दीवार पर मैं घोड़े दौड़ा आया हूं। मैंने एफिल टावर की ऊंचाई मापी है और प्रेमिकाओं को उपहार देने के लिए मैंने कई बार ताजमहल की बात सुनी है। ऐसी ही ना जाने कितनी ही इमारतें हैं जिनकी कलाओं पर रीझ कर मैंने मनुष्य के इतिहास को गौरव के साथ पढ़ा। ऐसी ही ना जाने कितनी ही इमारतें हैं कि कलाओं पर रीझ कर मैंने मनुष्य के इतिहासों के साथ पढ़ा। मैंने कहीं नहीं पाया पत्थर पर खुदा हुआ उन लोगों का नाम जिनकी औरतों ने अपने गर्भ में लोहे के गर्म हथौड़ों को भूखे पेट सहलाया। कल जब मैं दिल्ली से गांव की ओर पैदल लौटते मजदूरों को तो मुझे फिर से यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व विरासत की याद आई। कल जब मैंने दिल्ली से गांव की ओर पैदल लौटते मजदूरों को देखा, मुझे फिर से यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व की याद आई। मैंने फिर से उन औरतों को याद किया जिन्होंने अपने गर्भ से सभ्यता के ऊंचों को सांस दी। आज उन्हें ईमान के दम को देख रहा हूं। वे हिल नहीं रहे जगह से। उन्हें कभी शिकायत नहीं होती भूखे पेट सोने की और उनके बच्चों को कभी अपना बना बेचना नहीं पड़ता, जबकि मजदूरों की टोली जड़ से उखड़ गई है। जिन्हें लोग मजदूर कहते हैं वे सभ्यता के पीक दान पर ठगे हुए भूखे होते हैं। उनकी गरिमा छिलकों की तरह उतार कर अकादमी आवरण पर छाप दिया जाता है। महान रोमन साम्राज्य की दीवार पर लगे धब्बे उनके खून के छींटे हैं और वैदिक सभ्यता में हवन कुंड से बाहर शूद्र कहते हैं। वे चल रहे हैं सड़कों पर और सड़क डर रही है अपनी मंजिल से। सदन से जंगलों की तरफ मुड़ सकते हैं। वहां हरे रंग के जुगनू होते हैं जिनकी देह में उधार की रोशनी नहीं होती। मैं विश्व विरासतों के लिए 2 मिनट मौन चाहता हूं। मैं विश्व विरासतों के लिए 2 मिनट का मौन चाहता हूं। मरी हुई नींव से मैंने फिर से मजदूरों को होते हुए देखा है। और एक आखिरी कविता। तुम्हारा यह स्कूल ड्रेस हजारों साल की यातनाओं का उभारता है। तुम्हारा स्कूल ड्रेस हजारों साल की यातनाओं का उभारता है। तुम्हारा स्कूल ड्रेस दुर्ग की मजबूत दीवार कैद नहीं थी किताबें, पोथियां नहीं रह सकती किसी कैद खाने में। वह की जाती थी जिसके लिए दुर्ग की मजबूत दीवार थी। बुर्ज पर प्रहरी थे और खतरे की घंटी हमारे खिलाफ बजती थी। एक रंग इतिहास की सैकड़ों परतों को उघाड़ सकता है। इसका उदाहरण है तुम्हारा स्कूल ड्रेस। आकृति हजारों स्मृतियों से संवाद कर सकती है। इसका उदाहरण है तुम्हारा स्कूली झोला। आज जब तुम स्कूल जाती हो तो लगता है या दर्द कम हो रहा है। आज जब तुम स्कूल जाती हो तो लगता है यातनाओं दर्द कम हो रहा है। आंसुओं की नमी कुछ खुली हो चली है। तुम घर की चौखट से ऐसे निकलती हो जैसे सूरज का रथ निकल रहा हो अंधेरे के खिलाफ। तुम ना सिर्फ चौका बर्तन धो जाती बल्कि उन अंधेरे कमरों को भी बुहार जाती हो जो हमारे ही घरों में पुरुषों की सोच में कहीं टंगा होता है। तुम्हारा यह स्कूल ड्रेस हजारों साल की प्रतीक्षा का आविष्कार है। तुम्हारा यह स्कूल ड्रेस हजारों साल की प्रतीक्षा का आविष्कार है। यह गरिमा प्रतीक है जिसे हर देह में होना चाहिए, इसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
इस तरह अपमान और गरीबी के खिलाफ इसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हर तरह के अपमान और खिलाफ, सत्ताओं के खिलाफ तो इससे और कोई दूसरा हथियार हो नहीं सकता। इसके आविष्कारकों ने यही कहा है। तुम्हारा यह ड्रेस जितना सौम्य और शालीन है, यह उतना ही ताकतवर है। इसे बुनकरों ने कटी हुई अंगुली और जली हुई रोटी से सेक कर बुना है। तुम दूर नहीं हो सकती कभी इनकी कारीगरी से, या इतिहास है तुम्हारे होने का। तुम जाओ और फैल जाओ चहकती हुई इस दुनिया की रस्म रिवाज पर। तुम जाओ और फैल जाओ चहकती हुई इस दुनिया की रस्मों रिवाज पर। यातनाओं के हर रूप को मिटा दो। उस आंख की स्याही से इबारत लिख डालो जो अब तक मेरे सीने में कसमती रही है। बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं अपने वरिष्ठ कवियों के प्रति आभारी हूँ जो मंच में हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही सहजता और सौम्यता के साथ अपनी कविताओं का पाठ किया और उसी सहजता के साथ आपकी कविताएं उन पाठकों को अंदर से आंदोलित करती हैं और साथ ही समाज की विडंबनाओं और त्रासदियों से हमारा परिचय कराती हैं। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस काव्य संध्या की अगली कड़ी के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं अनिल त्रिपाठी सर। आपका जन्म मार्च 1971 उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में हुआ। आपकी कविता संग्रह है एक स्त्री का रोज लांछन, अचानक कुछ नहीं होता। आपको देवी शंकर अवस्थी सम्मान से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। सर, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप अपनी कविता पाठ के साथ आमंत्रित हैं। आदरणीय सर, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। दरअसल आपका माइक म्यूट है। जी ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी सर, अब आ जाइए। मेरे साथ जो मेरे साथी कवि हैं, अशंक घोष जी, कृष्ण मोहन झा जी, पंकज चतुर्वेदी जी, बदना टेटे, आशीष, अनुज, आप सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबके साथ मैं यहाँ पर कविता पढ़ने के लिए उपस्थित हूँ। परिचय में अनिल जी स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार पंकज जी। परिचय में एक फैक्चुअल थोड़ा गलती है, वो ये कि जन्म बुलंदशहर में बताया गया है, वो फेसबुक पर चूंकि लगा हुआ है, तो जन्म मेरा बुलंदशहर का नहीं है, सुल्तानपुर का है। तो इतना सिर्फ त्रिलोचन की जमीन से आते हैं। त्रिलोचन जी की ही जमीन से आता हूँ, उसी जनपद का कवि हूँ जी। तो मैं अब शुरुआत करता हूँ। मेरी पहली कविता है बाघ संग्रह को पढ़कर। और क्योंकि ये केदार जी की स्मृति में हो रहा है और हम सब उसी खेत के कह लीजिए कि बिजड़े हैं जो अलग अलग जगह जाकर के रोप दिए गए हैं, तो मैं इस कविता के साथ ही ये पाठ शुरू करता हूँ, बाघ संग्रह को पढ़कर। पंकज ने इसका जिक्र भी किया था अपने वक्तव्य में। मैं यही हूँ कहीं और नहीं, बाघ की पंक्तियों के बीच ढूंढ रहा हूँ वह सूत्र जो सुझा सके वैयाकरण पाणिनि को कि बाघ की गुर्राहट असत नहीं थी। मैं यही हूँ कहीं और नहीं, बाघ की पंक्तियों के बीच ढूंढ रहा हूँ वह सूत्र जो सुझा सके वैयाकरण पाणिनि को कि बाघ की गुर्राहट असत नहीं थी। क्या यह सच है गुरुदेव कि बाघ की गुर्राहट असत थी और वैयाकरण पाणिनि सही थे, आखिर जनश्रुत यहाँ मौन क्यों है। तब से कितना समय बीता, शास्त्री जी के साथ आपको चलते, क्या मिल सका वह बाघ जो एक दिन बच्चे के हाथ से गिरा और टूट गया था। अब कुम्हार की आंखों में भी नहीं बचा है वह बाघ, क्योंकि यह उत्तर समय है और बाघ इस समय सिर्फ प्लास्टिक के खिलौनों में तब्दील हो गया है। वाह वाह, क्या बताओ कवि, क्या मिल सका वह बाघ, और मिल सका तो बच्चा क्यों रो रहा है और पाणिनि क्यों चुप है। कविता का जिक्र किया। धन्यवाद। नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्कार पंकज जी। उसके बाद मैं एक दूसरी कविता जिसका शीर्षक है विपर्यस्त।
इन दिनों मैं दरवाजे को ही मकान समझने लगा हूँ। इन दिनों मैं दरवाजे को ही मकान समझने लगा हूँ और छत को फर्श। जब तुम कहते हो रात के 3 बजे हैं तो मैं सुबह के 10 को घड़ी में देखने लगता हूँ। मुझे पेड़ों की जड़ें आसमान में दिखती सी जान पड़ती हैं और आदमी का सिर पैर लगने लगा है। मानो पूरा कबंध उल्टा लटक गया हो, जैसे कि कोई आदमगत चमगादड़ घने अंधेरे में किसी बहुत पुराने दरख्त की शाख से लटका हो धरती के किसी कोने में। बगल की सड़क पर बेतहाशा छोड़ रहे हैं पीछे आदमी के 2 पांव और सारे दृश्य को कैद करती उनकी 2 आंखें। भविष्य जैसे कि पहुंच गया हो किसी प्रागैतिहासिक काल में। इस उत्तर सत्य समय में जब सच को झुठलाया जा रहा है तो मुझे लगता है असल में हमें सुलाया जा रहा है। इस उत्तर सत्य समय में जब सच को झुठलाया जा रहा है तो मुझे लगता है असल में हमें सुलाया जा रहा है। वाह वाह, बहुत अच्छे, यही बहुत हमारा सोना, मेरी सारी तकलीफों, जिसमें एक लोकतंत्र का स्वास्थ्य भी है, पर बहुत भारी है। एक दूसरी कविता है, अब भी। तुम भरोसा कर सकते हो अब भी इस पेड़ पर जिसमें तमाम कठिन मौसम के बावजूद बौर आया है। तुम भरोसा कर सकते हो अब भी इस पेड़ पर जिसमें तमाम कठिन मौसम के बावजूद बौर आया है और अब भी मन सी चंचल गिलहरियां पेड़ों की टहनियों एवं तनों को पहचानती हैं और इनसे संवाद करती हैं। नदी में पानी भले ही कम हो, नदी में पानी भले ही कम हो, पर अब भी होती है नदी की चाँद से गुफ्तगू। तुम इस पर विश्वास कर सकते हो। विश्वास कर सकते हो कि फूलों के पास इस समय भी पराग है और उनका आकर्षण अब भी कम नहीं हुआ है। इस चिलचिलाती धूप में खड़े और खिले गुलमोहर और सन्नाटे को तोड़ती कोयल की आवाज पर विश्वास कर सकते हो। इसलिए अब भी तमाम दुश्चिंताओं और खतरों के बाद भी जोखिम लेने की अपनी शक्ति पर विश्वास कर सकते हो। इस कविता के बाद एक दूसरी कविता सुनाता हूं आपको, बापू की याद। बापूजी आपके पास थे तो केवल 3, पर यहाँ चौथा भी है। बापूजी आपके पास थे तो केवल 3, पर यहाँ चौथा भी है। पहला जब कहता बुरा मत कहो तो चौथा कहता है मुझे बुरा मत कहो। जब दूसरा कहता बुरा मत देखो तो चौथा कहता है मुझ में बुराई मत देखो। इसी तरह जब तीसरा कहता बुरा मत सुनो तो चौथा कहता है मेरी बुराई मत सुनो। बापू इस समय चौथे का ही बोलबाला है। वह बुरा बोलता है, बुरा देखता है और बुरा ही सुनता है। आपके तीनों तो बापू अब भी वैसे ही बैठे हैं, मूर्तियां बने हुए, और हमारा सामना इस चौथे से। एक अन्य कविता, भय में नमी, इस कविता का शीर्षक है। पिता की सूनी आंखों की तरह पूरी सेवार सुनी थी। कई बीघे की फसल को छुट्टा जानवरों ने चर लिया था। जहां तहां कुछ फसलें खड़ी थीं, खासकर पकते हुए धान, जिसे सिरजने की जद्दोजहद में किसान पूरी ताकत के साथ हांका लगाते। जानवरों के आतंक से मीलों पसरा सन्नाटा था। खेत दर खेत उदास थे बोने की प्रतीक्षा में। तमाम जतन के बावजूद नहीं बचा था ओद। ओद यानी नमी। नमी के बिना नहीं बचा था किसान जीवन का नमक। कहा पिता ने ऐसा नहीं कि पहले नहीं होता था, पर इस समय जानवरों के आतंक में इस समय का बहुत सारा भय शामिल है। इन कविताओं के बाद मैं आपके सामने, मुझे लगता है कि भी 1-2 मिनट हैं, कितने है सर? समय है सर जी। भेड़िए कविता है, भेड़िए 1 नाम से।
खबर गर्म है कि वे आ निकले हैं इस छोटे से शहर में, और लोग हैं बदहवास, नहीं सूझता है उन्हें कोई रास्ता। चारों ओर एक ही आवाज, एक सी चीख पुकार कि कैसे वे ले गए खेत में एक बच्चे को जो कि अपने माँ बाप की इकलौती संतान था। लेकिन आश्चर्य तो यह कि उन्होंने नहीं किया उसका कोई नुकसान, यहाँ तक कि बच्चे के जिस्म पर कोई खरोच तक नहीं। बस दंदनाते आतंक की छोड़ गए हैं वह गहरी छाप, जो हिला गया है लोगों का वजूद और दे गया है भयानक समाचार। शहर है कि जैसे उसे सूख गया हो सांप, और पूरा शहर नींद में जाग रहा है। इसी का अगला पार्ट है भेड़िए 2। शहर में अंधेरा है और बिजली हो गई है गुल। लोग हैं कि कानाफूसी कर रहे हैं बंद कमरे में। नहीं है कोई चहलकदमी, बच्चे खिड़की से झांकते सो गए हैं और उनके सपनों में खो गए हैं भेड़िए। यही कोई रात के 12 बजे हैं और मैंने पत्नी की तरफ उछाल दिया है एक सवाल कि क्या तुमने कभी भेड़िए को देखा है? उसने कहा हाँ। मैंने कहा कहाँ? चिड़ियाघर में। चिड़ियाघर मेरी पत्नी की तरह इस शहर की सच्चाई है, जिसने देखा है बंद पिंजरे में आधा सच, एक ऐसा सच जो खामोश है, जिसके आतंक और दहाड़ को नहीं जाना जा सकता लोहे के सींचों के पीछे। तो ये कविताएं मेरी हैं, और अब एक अंतिम कविता मैं ये पढ़ रहा हूँ। जब खूब बोझिल है रात और तारे धरती पर उतर आने को तैयार हैं, तब यह मुश्किल वक्त है उन लोगों के लिए जिनके जीवन में रोशनी की कोई लौ नहीं है। जब खूब बोझिल है रात और तारे धरती पर उतर आने को तैयार हैं, तब यह मुश्किल वक्त है उन लोगों के लिए जिनके जीवन में रोशनी की कोई लौ नहीं है। घर दुआर छोड़ पैदल हजारों मील की यात्रा के बावजूद सिर्फ कोरा आश्वासन, ये सब क्या है इस इतने बड़े लोकतंत्र में? गांधी की राह पर चल आंदोलन के क्या कोई मायने नहीं? यह वक्त ही बिकाऊ है। धरती जड़ जमीन सपने सभी, यहाँ तक कि भूख पर पहरेदारी बिठा हसरतों का बैनामा हो चुका है। हंसी के आपात क्षण भी आखिर कहाँ बचे हैं अब? किसने खरीद लिया है यह सब? मजबूर किसने किया है चलनी में पानी पीने के लिए? किसने खरीद लिया है यह सब? मजबूर किसने किया है चलनी में पानी पीने के लिए? पेड़ों को दुख है कि वे चल नहीं सकते, नहीं है उनके पास कोई उपाय आरों से अपना सीना चाक करने के अलावा। लेकिन ऐसा नहीं है, वे विरोध दर्ज नहीं कर सकते, बदला लेना वे भी जानते हैं। वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें पड़ेगा प्राणवायु का टोटा और तुम किसी बोतल या डिब्बे में खरीदोगे उसे। आज के पानी की तरह तब समझ में आएगा उनके विस्थापन का दर्द। सेंसेक्स का गणित धरा रह जाएगा तब, क्योंकि पैसा नहीं है पानी का हवा का विकल्प। पानी, हवा और अनाज जीवन है, और जीवन जाहिर है तमाम लोगों की लखटकिया कार से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों, ऐसे में जब गति हो तेज, तब असावधानी का एक क्षण भी भारी है समूची धरती पर। धन्यवाद मित्रों। बहुत अच्छे। वाह, बहुत बढ़िया। मैंने आपके सामने बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी कविताएं हमें एक राजनीतिक और सामाजिक विद्रूपताओं का चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं, और जिस तरह से आपने गांधी जी का जिक्र किया, विस्थापन का जिक्र किया, या तमाम वे समस्याएं जिससे आज हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व जूझ रहा है, आपने बहुत ही सहजता के साथ इन गंभीर मुद्दों को अपनी कविताओं के माध्यम से उठाया। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इस काव्य संध्या की अगली कड़ी के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं असंग घोष। आपका जन्म अक्टूबर 1962 में मध्य प्रदेश में हुआ। आपके अभी तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुकी हैं। खामोश नहीं हूं मैं, हम गवाही देंगे। सर,
आपसे निवेदन है कि कुछ समय के लिए अपना माइक म्यूट कर लीजिए सर। आपके 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। खामोश नहीं हूं मैं, हम गवाही देंगे, मैं दूंगा माकूल जवाब, समय को इतिहास लिखने दो, हम ही हटाएंगे कोहरा, ईश्वर की मौत, अब मैं सांस ले रहा हूं, बंजर धरती के बीच, तुम देखना काल, कविता संचयन। आपको मध्य प्रदेश दलित साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रथम सृजनदाता सम्मान से भी आपको नवाजा गया है। भगवान दास हिंदी साहित्य सम्मान से आपको 2017 में सम्मानित किया गया। आपको 2017 में ही उर्वशी सम्मान से भी सम्मानित किया गया। स्वर्गीय केशव पांडे स्मृति कविता सम्मान से भी आप सम्मानित हैं। प्रथम मंतव्य सम्मान भी आपको 2019 में दिया गया। सर, पुनः आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपकी कविताओं के साथ मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय असम घोष सर। बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी। मेरे अग्रजन साथी कवि अनंत मुकुंद जी, अनिल जी, आशीष त्रिपाठी जी, कृष्ण मोहन झा जी, पंकज जी, वंदना जी और हैदराबाद विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के अध्यक्ष महोदय, सभी शोधार्थी साथियों, कुछ कविताएं आपके सामने पढ़ूंगा। पहली कविता का शीर्षक है चलो नंगे पांव निकलते हैं। घोड़ी पर चढ़ने का जन्मनाधिकार है टटपूंजियों का, हम जैसे गरीब गुरबों का नहीं। देश में आए सारे विदेशी आक्रांता घोड़ी चढ़े। खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, मुगल, अफगान, इनसे पहले यूनानी, यवन, शक, कुषाण, खून, अरब, ईरानी, यहाँ तक कि तुर्क और गुलाम भी चढ़े घोड़ी पर। तुर्क चढ़े, ईसाई चढ़े, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी चढ़े और चढ़े अंग्रेज। हर कोई घोड़ी चढ़े, उनसे इन्हें नहीं कहीं कोई तकलीफ। बस यदि हम घोड़ा घोड़ी पाल लें और चढ़े उस घोड़ी या घोड़े पर कभी तो लगती है चोट इनके अहंकार पर। तिलमिलाकर वे कानून को अपनी जद में ले अत्याचार पर कराते हैं। विरोध करो इन टटपूंजियों का, पांव से जूते निकाल। आजाद देश की तथाकथित आजादी के 70 साल बाद फिर से अपने ही गांव यदि वह वाकई में अपना है तो उनकी गलियों में, उनके घरों के सामने से अपने पुरखों की मानिंद अपने सिर पर रखने के बजाय उनके सिर पर जूतियां बजाने हम सब चलो नंगे पांव निकलते हैं गांव में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। एक कविता है, शीर्षक है आगाज। और ये कविता मैंने लिखी थी कि हमारे कुछ जब साथी भर्ती रैली में गए तो उनके सीने पर लिख दिया कि ये एससी का है, ये दलित है, ये आदिवासी है, उसको लेकर के। शीर्षक है आगाज। तुमने हमारे सीने पर लिखी हमारी जात, जिस किसी दिन हमने लिख दी तुम्हारे माथे पर तुम्हारी जात धूर्त, उस दिन तुम मुंह छिपाते यहाँ वहां भागते फिरोगे। हमारे खत बताने का अभी आगाज भर हुआ है, बस अदहन में तूफान आने ही वाला है। एक कविता और है, शीर्षक है मंतव्य। हमने उससे रोटी मांगी तो उसने हमारी पत्तल में 1 फुट ऊपर से डाली रोटी ताकि उसे छूत ना लगे। हमने कहा कि प्यास लगी है, पानी चाहिए पीने को, तो उसे दुत्कारते हुए डबरे की ओर हाँक दिया। खावे के लिए कभी कभार प्याऊ लगा, चिरे हुए बांस की खपच्ची के एक सिरे से पानी डाल दूसरे सिरे के नीचे ओक लगा, या धोबा मांड हमें पानी पीने विवश किया। जब काम के बदले मजूरी मांगी तो आंखें लाल कर हमारी पीठ पर अनगिनत लाठियां बरसाई। जब बच्चों को पढ़ाना चाहा हमने तो उसने स्कूल के रास्ते में बच्चों की जमकर पिटाई की और अधमरा कर दिया। इससे भी उसकी तृष्णा शांत नहीं हुई तो एक दिन बच्चों को सरेआम
मार दिया। बचाने कोई नहीं आया, सब दूर से तमाशा देखते रहे। जब जब हमने ठगों की मांग की, तब तब दलन की गति तेज कर दास्ता की ओर धकेलने की उसने बार बार पुकार भरी। वो लगातार इस कोशिश में है कि हम अपने पुरखों की तरह उसके स्वर्णकाल जैसी ही गुलामगिरी करने लगे। अपने मंतव्य को पूरा करने वो तेजी से जुट गया है और हम, यहाँ मैंने प्रश्नवाचक छोड़ दिया है, और हम एक कविता और है, शीर्षक है जूतों का अस्पताल। मेरे किसी भाई ने खोला है गांधी चौराहे के बस स्टॉप के पास वाले फुटपाथ पर रेलिंग के सहारे 3x3 का फ्लेक्स बांध जूतों चप्पलों का अस्पताल। रोज खोलता है वह बीमार जूते चप्पलों का अस्पताल। दिन भर में 2-3 बार मुफ्त में पॉलिश करता है। मौका पड़ने पर मुफ्त में कतिपय रुबाबदार मुलाजिमों के जूतों की मरम्मत करता है। कभी कभी दूसरे मुलाजिम भी उसके अस्पताल में उठा लेते हैं उससे इस बेगारी का लाभ। शर्तिया इलाज की गारंटी के साथ अस्पताल खोला है तो मुफ्त में मरम्मत करनी होगी, ठीक वैसे ही जैसे करते हैं इलाज खैराती अस्पताल में डॉक्टर। वह भी डॉक्टर है। जूतों का मुआयना कर उनका मिजाज भाप डायग्नोस करता है बीमारी, दिमाग में प्रिस्क्रिप्शन तैयार कर जूतों में ठोकता है कीले, पक्के सूत के लगाता है टांके, सॉल्यूशन लगा चिपकाता है अपनी जगह से उखड़ा हुआ तला। बीमार जूतों की सारी तासीर केवल जानता है वही, जैसे कि जानता है कोई डॉक्टर किसी आदम शरीर के बारे में, वैसे ही वह भी जानता है जूतों के बारे में। उसने छपवाया है फ्लेक्स पर बोल्ड फॉन्ट में, आज नगद कल उधार, उधार प्रेम की कैंची है फिर भी कर देता है गांधी चौराहे के आसपास रोजंदारी वालों, रिक्शा खींचने वालों, ठेला हम्मालों, फुटपाती भिखारियों से उधार। यही सगरे उसकी पहचान वाले हैं। पूरा दिन फोकट में काम करते गुजरने से बेहतर है इन सब से उधार करना, ताकि समय पर काम आ सके। ऐसे उधारी का धंधा। एक कविता में आपके सामने सुनाना चाह रहा हूँ, उसके बाद में अगर समय होगा तो एक आध सुनाऊंगा। कविता का शीर्षक है फुटपाती दुकान पर बैठा ईश्वर। उसे प्रिय है वीणा, बांसुरी, मृदंग, डमरू और शंख। आजकल वह तबला, ढोलक, शहनाई और हारमोनियम भी बजाता हुआ दिख जाता है गाहे बगाहे सड़क किनारे लगी मृण्य मूर्तियों की दुकानों में पटिया पर बैठा बिकने। वह अपने एक हाथ में दुनिया भर के हथियारों में से किसी न किसी हथियार को थामे रहता है ताकि लोग उससे भय खाए। लेकिन वह कभी गैंती, कुदाल, फावड़ा, सब्बल वगैरह को छूता तक नहीं। लगता है उसके मन में भी समाया हुआ है ऐसा डर कि इन औजारों को लगा दिया हाथ भूले से भी तो बिकने के लिए जाना पड़ेगा उसे रोज किसी न किसी शहर के लेबर चौक पर। करना पड़ेगा हाड़ तोड़ परिश्रम, 56 भोग तो दूर, पीने का पानी तक ठीक ठाक नहीं मिलेगा। भूले भटके बीवी ने बांध दी गांठ में रोटी तो सूखी ही खाना पड़ेगी दोपहर ही में पानी के साथ। लगता है इन्हीं सब बातों से डरा हुआ श्रम से विमुख होकर बिकने बैठा है दुकान पर ईश्वर। समय है सर। अगली कविता का शीर्षक है माँ की कामयाबी। पिछले साल पिता को समय पर मिल गई थी मजूरी। घर को पोतने माँ बाजार से खरीद लाई थी थोड़ी सी खड़िया। इस बार तो वह भी नहीं हो पाया। भीषण बरसात में दीवारों पर चढ़ी मिट्टी जगह जगह से बह गई थी। बची खुची जगहों पर जमी थी हरी कच्छ काई, रद्दे की दीवारें थी। बरसते पानी के आगे सूखला मिली मिट्टी कितना जोर मारती। खपरों से बहता पानी चूता रहा भर बरसात, घर के भीतर, घर के बाहर, दीवारों पर
और बहा ले गया मिट्टी अपने साथ। जिसे कुदाली से खोद कर टोकरी में रख सिर पर उठा लाई थी माँ हार से, घर में खंडित खबरों से गिरते बरसाती पानी को फूटे ठीकरों ढीबरों में बटोर बाहर फेंक फर्श की मिट्टी को बहने से रोकते थे हम। बरसात के खुलते ही खपरों से चुआ निकालते थे पिता, किंतु दीवार पर गिरते पानी के साथ बहती मिट्टी को रोकने की वे कोई युक्ति नहीं भिड़ा पाए। बरसात गुजरने के बाद माँ का काम इस बार बढ़ गया। वह टोकनी कुदाल उठा लाई और रावण के भौरिये से खोद लाई पीली मिट्टी। रात भर उसे पानी में गला, सुबह सूखला मिला, फटी दीवारों पर सांझ ढलने तक छापती रही, उंगलियों से मिटाती रही फटी दीवारों की दर्जें। दिन भर की मशक्कत के बाद दूसरे तीसरे दिन छपाई के थोड़ा सूखने पर रूपा रेल के किनारे से खोदे सफेद रेतीले पांडु को रात के समय बाल्टी भर पानी में गलाकर बिनसारे उठ पांडु के मटमैले सफेद पानी में डुबो डुबो कर घास की बनी कूंची से दीवारों के सूख जाने पर चौथे दिन अपने हाथों होता था माँ ने घर को घर बनाने। बड़ी कोशिश थी माँ की यह, और वह इसमें भी कामयाब रही। आज विश्व गोरैया दिवस है। मैं अपनी अंतिम कविता गोरैया को ऊपर आपके सामने रखना चाहूँगा। शीर्षक है विश्व गोरैया दिवस। गोरैया शहरों में दिखाई नहीं देती, जब से वह गांवों में गई वहीं की बाशिंदा हो वहीं बस गई है। कहानियों में आता है यह कि शहरों में भी रहा करती थी गोरैया। कभी घोंसला बनाती थी, कभी किसी महापुरुष की तस्वीर के पीछे, कभी रोशनदान पर बची थोड़ी सी जगह पर, कभी रोशनी बिखेरती ट्यूबलाइट के चौक डंडे पर, कभी बिजली के मीटर के ऊपर, या कभी इस मीटर के डिब्बे में। यहाँ तक कि उसे कटआउट और नंगे तारों से कोई परहेज नहीं था। वह इस डर से भी कभी नहीं डरी कि हमारे घरों में छत से टंगे गोल गोल घूमते पंखों से कट जाएंगे उसके खूबसूरत पंख। जबकि वह कटे सैकड़ों बार, फिर भी वह नहीं गई हमारे घरों से बाहर। लेकिन उसके प्रजनन के सारे ठिकानों पर लगा दिए जब से हमें सुरक्षा कवच गोरैया का निर्बाध आना जाना हमारे घरों में बाधित हो गया। उसने अपने पेट की चिंता कभी नहीं की, क्योंकि प्रकृति ने दिया है हर कहीं उसे भरपूर भोजन। लेकिन हम सब ने उसके ठिकानों को बर्बाद किया। यहाँ तक कि महापुरुषों की तस्वीरें तक दीवारों चिपका कर टांग दी, मिटा दी उनके पीछे की खाली जगह। खिड़की दरवाजों पर कांच जड़ लगा दिए हैं, इशारों पर खुलते बंद होते स्वचालित यंत्र। गोरैया उन्हें पार कर हमारे घर के भीतर बनाने अपना घर कैसे आती, किस तरह आती। निश्चित ही हमें ने बर्बाद किया उसका रहवास, और हम पाखंड करते हुए हम मनाते हैं हर साल विश्व गोरैया दिवस। बाकी के 364 दिवस हमें गोरैया याद नहीं आती। बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी विभाग का, आप सभी का, सभी अग्रजों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी कविताएं वैचारिक तर्कशीलता के साथ हमें दस्तक देती हुई नजर आती हैं, जहां जड़वादी समाज के विरोध में एक परिवर्तन की आकांक्षा हमें दिखाई देती है। सर, आपने बहुत ही गंभीर मुद्दे को गोरैया कविता के माध्यम से उठाया कि किस तरीके से विलुप्त प्रजाति का एक गहन संकट पूरे विश्व में, भारत में बना हुआ है। आपके इस कविता पाठ के लिए, इस गंभीर विषय को उठाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस काव्य संध्या की अगली कड़ी के रूप में पंकज चतुर्वेदी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका जन्म 24 अगस्त 1971 यूपी के इटावा जिले में हुआ। आपकी कविता संग्रह हैं एक संपूर्णता के लिए 1998, एक ही चेहरा 2006, रक्तचाप और अन्य कविताएं 2015, मंगलेश डबराल जी की प्रतिनिधि कविताओं का भी आपने संपादन किया है। आपको कविता के लिए वर्ष 1994 में भारत भूषण अग्रवाल स्मृति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। पुनः सर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपको आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय पंकज चतुर्वेदी सर। ये शुक्रिया आपका। ये कौन कर रहे हैं संचालन, अपना नाम बताएंगे प्लीज? भावना सर। भावना जी, आपका शुक्रिया। और हमारे आज के
हमारे अग्रज कवि हैं, मित्र कवि हैं, उन सबका अभिवादन करता हूँ। कृष्ण मोहन झा सर और असंग घोष जी, अनिल त्रिपाठी जी, अनुज लुगुन जी, जिनका नाम ये स्क्रीन पर, चूंकि ये मोबाइल है, नहीं समझ में आता है कौन कौन यहाँ है, तो सभी को आत्मीय अभिवादन करता हूँ। और सभी हमारे प्रिय विद्यार्थियों और हिंदी विभाग के अध्यक्ष हमारे सहपाठी रहे प्रोफेसर गजेंद्र पाठक जी, कुछ कविताएं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहली कविता का शीर्षक है आस्था। बचपन में स्कूल से लौटकर घर आता तो कभी कभी मां नहीं मिलती, सामने चाचा के घर में जाकर पूछता तो छोटी दादी मेरी परेशानी से प्रसन्न होकर कहती, मां तुम्हारी चली गई किसी के साथ। मैं अचरज में पड़ जाता, कैसे चली गई। सड़क पर जो बस आती है उसमें बैठकर, मगर मां आस पड़ोस में कहीं गई होती, थोड़ी देर बाद मिल जाती, मेरे इस एहसास को सत्यापित करती हुई कि मां कहीं जा नहीं सकती। इस तरह आस्था मुझे मिली मां से। वाह, ये बहुत बढ़िया। और दूसरी कविता है, एक कविता है अभ्युदय। कहते हैं कि जब लवकुश ने राम को वाल्मीकि रामायण सुनाई, वो सुखद अचरज में पड़ गए, बोले जैसा मैंने जीवन जिया यह काव्य उससे श्रेष्ठ है, इससे मेरा अभ्युदय होगा। यह नहीं कि कविता अतिशय कथन करती या सच को अधिक सुंदर बनाती है, बल्कि वह मनुष्यता का मानदंड ऊंचा उठाती है, जिससे जीवन की सांझ में भी सुबह की इच्छा बची रहे। ये किसी का स्पीकर ऑन है, वहां से काफी आवाजें आ रही हैं, शोर आ रहा है, तो उससे मुझे सुनाने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका स्पीकर ऑन है, जहां से शोर आ रहा है, अभी रुक गया है तो मैं आगे नहीं बोलता हूं। एक बार कविता में रिवाइज कर देता हूं। कहते हैं कि जब लवकुश ने राम को वाल्मीकि रामायण सुनाई, वो सुखद अचरज में पड़ गए, बोले जैसा मैंने जीवन जिया यह काव्य उससे श्रेष्ठ है, इससे मेरा अभ्युदय होगा। यह नहीं कि कविता अतिशय कथन करती या सच को अधिक सुंदर बनाती है, बल्कि वह मनुष्यता का मानदंड ऊंचा उठाती है, जिससे जीवन की सांझ में भी सुबह की इच्छा बची रहे और काव्य नायक को लगे, हाँ मैं श्रेष्ठ था, पर श्रेष्ठतर मुझे होना था। बहुत सुंदर, बहुत श्रद्धा राम फिल्लौरी की रचना है और अमर कविता है ये। उसी पर ये कविता है, कविता की अमरता। 19वीं सदी में रहे श्रद्धा राम फिल्लौरी बाद में नास्तिक हो गए। पहले जरूर उन्होंने आरती लिखी थी जो आज भी
बेहद लोकप्रिय है। ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। कविता की अमरता में कवि का क्या कसूर। और मैं एक प्रेम कविता और एक जीवन के बारे में कविता छोटी सी उससे समापन कर रहा हूं। प्रेम से इसलिए कि ये सारा संघर्ष जो है इसका लक्ष्य तो वही है ना, शांति और प्रेम। तो एक कविता प्रेम पर और एक शांति पर। एक कविता है कैसे रहोगे। अपने दुख तुम मुझसे नहीं कहोगे तो किससे कहोगे, और दुनिया में तुम्हारा है ही कौन। मैंने देखा वो मकाम जहां दुनिया पीछे छूट चुकी थी, और दुनिया का मतलब मेरे लिए सिर्फ तुम थी। और तुम भी एक असमाप्य दूरी से सुनती थी मेरी पुकार। उस निपट असहायता में मैं फूट फूट कर रो पड़ा। तुमने कहा कहते तो हो कि रह लूंगा, पर मेरे बिना कैसे रहोगे। अपने दुख तुम मुझसे नहीं कहोगे तो किससे कहोगे। बहुत बढ़िया। और आखिरी कविता है पार हो गई गाड़ी। कविता पाठ पार हो गया, तो कविता का शीर्षक है पार। छोटी सी कविता है पार। जिंदगी में दो ही चीजें हैं, प्यार और मार। जिंदगी में दो ही चीजें हैं, प्यार और मार। ये मार संस्कृत वाला नहीं, हिंदी वाला है। इन संस्कृत में तो मार का अर्थ कामदेव होता है, लेकिन हिंदी में मार पड़ती है। तो या तो प्यार मिलता है या मार पड़ती है। तो जिंदगी में दो ही चीजें हैं, प्यार और मार। और इनसे भी बड़ी चीज है वो जगह जहां पहुंचकर तुम्हें लगे कि तुम कर आए हो इन दोनों को पार। आप लोगों का, सभी मित्रों का, अग्रज कवियों का और प्यारे छात्र छात्राओं का बहुत आभार, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी विविध आयामी कविताएं जहां एक ओर प्रेम संबंधों के मर्म तक हमें ले जाती हैं, वहीं दूसरी ओर जीवन स्थितियों के मध्य कटु सामाजिक सत्यों से भी हमारा परिचय कराती हैं। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगली कड़ी के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं आशीष त्रिपाठी सर। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में कार्यरत हैं। आपका जन्म 1973 मध्य प्रदेश रीवा में हुआ। आपका कविता संग्रह है एक रंग ठहरा हुआ। मैं आशीष सर को आमंत्रित करती हूँ कविता पाठ के लिए। आदरणीय आशीष सर, आपका स्वागत है। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्ते नमस्ते, आप सभी को नमस्ते, प्रणाम। सभी दोस्तों को नमस्कार और बड़ों को प्रणाम। बहुत शुक्रिया भावना कि आपने मुझे पंकज जी के ठीक बाद बुला लिया, वरना मैं सोच रहा था कि सारे चले जाएंगे तो मैं कविताएं किसके लिए पढ़ूंगा। नहीं, इस समय तो शबाब कोई गया नहीं है जी 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 जी, मैक्सिमम लोग हैं इस समय। बिल्कुल। तो बहुत बहुत आभार आपका और बहुत सभी का स्वागत है। मेरे सभी कवि दोस्त असंग घोष जी, वंदना टेटे जी, अनिल त्रिपाठी जी, पंकज चतुर्वेदी जी, अनुज लुगुन जी, कृष्ण मोहन झा जी। मेरा ख्याल है कि इतने ही हमारे कवि साथी हैं। उसके अतिरिक्त भाई गजेंद्र पांडे जी और हिंदी विभाग हैदराबाद विश्वविद्यालय के और बाहर से जुड़े हुए हमारे युवा साथी।
ये जितनी भी कविताएं मैं आपके बीच पढ़ रहा हूं ये पिछले 5 वर्षों की कविताएं हैं, यानी मोटे तौर पर आप ये माने कि 2015 के बाद की कविताएं। इसलिए इन सब कविताओं को समय के इस खास परिप्रेक्ष्य में ही सुने आप, ऐसा मेरा अनुरोध है। जहां से खत्म किया भाई पंकज जी ने, मैं वहां से शुरू करूंगा, पर चूंकि ये काव्य पाठ केदार जी की स्मृति को समर्पित है, इसलिए उचित है कि मैं पहली कविता ये पढ़ूं। कविता का शीर्षक है जीना। जीना इस तरह कि डूब सको बच्चों की हंसी के समंदर में, स्वाद उतरे आत्मा तक कुतरे हुए कच्चे आम का। वाह। लौटो घर तो दरवाजा उत्सुकता से निहारे तुम्हारा चेहरा और देहरी चूमे पैर। जीना इस तरह कि याद कर सको दोस्तों को और माफ कर सको उन सबको जिन्होंने व्यवहार किया दुश्मन की तरह। वाह वाह। जीना इस तरह कि याद रहे हर पल ये धरती छोड़कर जाना है बच्चों के लिए कच्चे अमरूद की तरह गोल और पुष्ट। जीना इस तरह कि याद रहे हर पल ये धरती छोड़कर जाना है बच्चों के लिए कच्चे अमरूद की तरह गोल और पुष्ट। ये दूसरी कविता है जिसका शीर्षक है क्षमा में जुड़े हैं मेरे हाथ। मैंने कोई अपराध नहीं किया तुम्हारी जानिब, मैंने कोई अपराध नहीं किया तुम्हारी जानिब, फिर भी क्षमा में जुड़े हैं मेरे हाथ। अभी तुम मेरे सामने बैठी रोती हो, सांत्वना के उम्मीद और भरोसे से भरे पेशेवर वाक्यों से शुरू करने के बावजूद मैं घिरता जाता हूं तुम्हारी हिचकियों में। क्या बात है, बहुत खूब। तुम्हारे पास है एक सक्षम समर्थ भाषा, फिर भी तुम्हारे काम नहीं आ रहा इस समय एक भी शब्द, एक भी वाक्य। तुम्हारा सांवला सुंदर चेहरा अभी झुका है, तुम्हारी आंखें बहती ही जाती हैं अनवरत। तुम्हारा संकोची मन शर्मिंदा है इस अनचाहे संवाद के लिए। बमुश्किल तुम कहती हो एक पूरा वाक्य, बोलती हुई पूरी देह के साथ, क्या इच्छा करना अपराध है? बमुश्किल तुम कहती हो एक पूरा वाक्य, बोलती हुई पूरी देह के साथ, क्या इच्छा करना अपराध है? मैं डूबता ही जाता हूं भंवर में, मेरी पेशेवरी दक्षता केंचुल सी झड़ रही है। मैं निस्तेज निशस्त्र सर झुकाए बैठा हूं तुम्हारे सामने। मैं जानता हूं मैंने नहीं रोका है तुम्हारा रास्ता, नहीं बंद किया है कोई दरवाजा तुम्हारे लिए, फिर भी क्षमा में जुड़े हैं मेरे हाथ। तुम दौड़ते दौड़ते थक गई हो, तुमने बर्दाश्त किया है अपनी देह में अतृप्त आंखों का अनधिकृत प्रवेश। तुम्हारी जाति जानने के बाद पसरी चुप्पी और हिंसक विरक्ति। झूठे आश्वासनों के पीछे लिजलिजी चालाकियां। आंखों में बसे एक चुप्पे सपने के लिए सह गई हो तुम अप्रत्याशित सवाल और घिनौनी तटस्थता। आंखों में बसे एक चुप्पे सपने के लिए सह गई हो तुम अप्रत्याशित सवाल और घिनौनी तटस्थता। पर आज जैसे तुम्हारा चट्टान सा मन
किसी कोमल जगह से दरक गया है और बहने लगा है उससे आत्मा का जल। तुम शूद्र हो, तुम स्त्री हो, तुम निर्धन हो, तुम्हारा कोई पैरोकार नहीं, क्या इतने अपराध एक साथ पर्याप्त नहीं तुम्हारी हार के लिए? तुम स्त्री हो, तुम शूद्र हो, तुम निर्धन हो, तुम्हारा कोई पैरोकार नहीं, क्या इतने अपराध एक साथ पर्याप्त नहीं तुम्हारी हार के लिए? मैं घिरा हूं अनगिनत सवालों से, धिक्कार से भर उठा है मेरा अंतस। मैं जानता हूं मेरी कोई हिस्सेदारी नहीं तुम्हारी पराजय में, पर मेरी कांपती आत्मा का जल अभी उमड़ता है तुम्हारी ओर। मेरी आंखों में उतरती जाती है सदियों की व्यथा। मैं शर्मिंदा हूं। मैं घिरा हूं अनगिनत सवालों से, धिक्कार से भर उठा है मेरा अंतस। मैं जानता हूं मेरी कोई हिस्सेदारी नहीं तुम्हारी पराजय में, पर मेरी कांपती आत्मा का जल अभी उमड़ता है तुम्हारी ओर। मेरी आंखों में उतरती जाती है सदियों की व्यथा। मैं शर्मिंदा हूं, क्षमा के लिए जुड़े हैं मेरे हाथ। मैं शर्मिंदा हूं, क्षमा के लिए जुड़े हैं मेरे हाथ। बहुत ही सुंदर आशीष जी, बहुत सुंदर। पाखंड पे बहुत अच्छी कविता है जी। बहुत शुक्रिया आप सबका। और आज की ये आखिरी कविता, इस कविता का शीर्षक है मेरी नींद। अभी मेरी नींद का रंग है गहरा स्लेटी, काले की ओर झुकता धीरे धीरे। अभी मेरी नींद का रंग है गहरा स्लेटी, काले की ओर झुकता धीरे धीरे। मेरी नींद की देहरी पर खड़ा है जुनैद का हमशक्ल, जलती भट्टी की दीवार सा है उसका रंग। उसकी आंखों में करुण अंगारी धधक है। नींद की देहरी के भीतर मैं उसे छूने बढ़ता हूं कि उसके चेहरे से झांकने लगता है अय्यूब का सख्त कर्मठ चेहरा, और पार्श्व से गूंजती है जुनैद की महतारी के रुदन को ओवरलैप करती अय्यूब की बहन की आवाज। मेरी नींद की देहरी पर खड़ा है जुनैद का हमशक्ल, जलती भट्टी की दीवार सा है उसका रंग। उसकी आंखों में करुण अंगारी धधक है। नींद की देहरी के भीतर मैं उसे छूने बढ़ता हूं कि उसके चेहरे से झांकने लगता है अय्यूब का सख्त कर्मठ चेहरा, और पार्श्व से गूंजती है जुनैद की महतारी के रुदन को ओवरलैप करती अय्यूब की बहन की आवाज। मेरी नींद हामिद के साथ जुनैद के गांव के ईदगाह में भटकती है। ईदगाह आया हर बच्चा डरा हुआ है। नमाज के बाद किसी ने दूसरे को मुबारकबाद नहीं दी है। मेरी नींद में कहीं गहरे अंधेरे से आती है नजीर की आवाज कि अचानक नींद में दौड़ती आती हैं पहलू खान की गायें बंबाती हुई। उनमें से एक की शक्ल मतवारी से मिलती है हूबहू बचपन में मेरे घर की सबसे दुधारू गाय। नींद का रंग कालिक हुआ जाता है। एक बड़ी सैकड़ों दरवाजों वाली हवेली में भटकती है नींद जिसका हर दरवाजा बाहर से बंद है। एक बड़ी सैकड़ों दरवाजों वाली हवेली में भटकती है नींद जिसका हर दरवाजा बाहर से बंद है। हवेली के भीतर दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान धूप में तप रहा है। भयानक लू के बीच भीतर एक कमरे में बंटते हैं हत्यारे कर्ज। आत्महत्या कर चुके सभी किसान खड़े हैं सामने, पर सामने कर्ज लेने के लिए लगी हैं लंबी लाइनें। जिनके भाइयों ने आत्महत्या की वे किसान भी खड़े हैं। जिनके पिताओं ने फांसी लगाई उनके बेटे खड़े हैं पंक्ति में चुपचाप। उनकी आंखों में पसरी है भयानक ठंडी राख चिता की। जिनके पिताओं ने फांसी लगाई उनके बेटे खड़े हैं पंक्ति में चुपचाप। उनकी आंखों में पसरी है भयानक ठंडी राख चिता की।
मेरी नींद का रंग गीले कत्थे सा था अभी, मेरी नींद का रंग गीले कत्थे सा था अभी। नींद में लाखों दृश्य एक दूसरे को ठेलते चले आते हैं कि अचानक चारों ओर छा जाती है महाचुप्पी। पीछे की सब आवाजें चुप हैं और बेआवाज रुदन का महाकोरस दृश्य में चलता है। पीछे की सब आवाजें चुप हैं और बेआवाज रुदन का महाकोरस दृश्य में चलता है। मेरी नींद लाखों आंखों में राख सी उड़ती है, मेरी नींद लाखों आंखों में राख सी उड़ती है। बिना तेल की बाती सी भभकती है, जलती है अंधी मेरी नींद। बिना तेल की बाती सी भभकती है, जलती है अंधी मेरी नींद। शुक्रिया। वाह, बहुत अच्छी कविता है आशीष। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार आपका। आपकी कविताएं सामाजिक यथार्थ के साथ सीधे जुड़ती हुई एक भावात्मक मनोदशा को व्यक्त करती हुई एक निरंतरता के साथ आगे बढ़ती हुई हमें दिखाई देती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस कड़ी में मैं हमारे बीच उपस्थित वंदना टेटे मैम को आमंत्रित करती हूँ। आपका जन्म सितंबर 1969 झारखंड के सिमडेगा ग्राम में हुआ। आपकी पहली कविता अविभाजित झारखंड के आदिवासी पत्रिका में प्रकाशित हुई। आपकी कविता संग्रह कौन जोगा 2015 में प्रकाशित हुआ। लोकप्रिय आदिवासी कविताएं 2016 में प्रकाशित हुई। 1935 में प्रकाशित भारत की पहली हिंदी आदिवासी कवित्री सुशीला सामंत का प्रथम काव्य संकलन का संपादक आपने 2017 में किया। झारखंड का प्रतिष्ठित शैलप्रिया स्मृति सम्मान से भी आपको सम्मानित किया गया है हाल ही में। सबसे पहले तो मैं मैम आपके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि शारीरिक अस्वस्थता के बावजूद आप इस कार्यक्रम से जुड़ी। यह दिखाता है कि कविता के प्रति आपका जो प्रेम है, जो लगाव है, जो कितना गहरा है। आपका मैं पुनः स्वागत करती हूँ और आपको आमंत्रित करती हूँ आदरणीय मैम। मैम आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी जी बिल्कुल। धन्यवाद भावना जी। हिंदी विभाग हैदराबाद विश्वविद्यालय का विशेष रूप से आभार कि ये सुनने सुनाने का मौका उन्होंने हम सबको दिया। आप सभी लोगों का जोहार। मैं आज के दिन केदारनाथ सिंह जी को और हमारे प्रिय नेता जयपाल सिंह मुंडा को याद करते हुए आप लोगों के सामने अपनी कविताएं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी पहली कविता है पलास नहीं है जंगल। अभी पलास का समय है और हमारे जंगल उससे लाल हुए पड़े हैं। तो कविता है पलास नहीं है जंगल। कवियों को, दार्शनिकों को, राजनीतिज्ञों को, सभ्यताओं को, सबको पलास चाहिए। कवियों को, दार्शनिकों को, राजनीतिज्ञों को, सभ्यताओं को, सबको पलास चाहिए। जंगल उजाड़ कर भी चाहिए, लेकिन सबको पलास चाहिए। पलास जरूरी है वास्तविक दुनिया में एक काल्पनिक क्रांति के लिए। पलास जरूरी है वास्तविक दुनिया में एक काल्पनिक क्रांति के लिए। पर असभ्य आदिवासियों को नहीं चाहिए पलास। पर असभ्य आदिवासियों को नहीं चाहिए पलास। उन्हें चाहिए महुआ, कुसुम, बेर और क्योन से लदे जंगल, जामुन से गदराए छतनार पेड़, आम और कटहल से रस रसाए वन प्रांतर। आदिवासी जानते हैं पलास शब्दों की नर्सरी में नहीं फूलते। उनके खिलने और टहटहाने के लिए मिट्टी, पहाड़ और नदियों की जरूरत होती है। साहित्य का पलास कोई भी कहीं भी, यहाँ तक कि बंद कमरे की बेजान टेबल पर रखी नोटबुक में भी खिला सकता है। साहित्य का पलास कोई भी कहीं भी, यहाँ तक कि बंद कमरे की बेजान टेबल पर रखी नोटबुक में भी खिला सकता है। पर जंगली आदिवासी जानते हैं असली पलास तो पुटुस की झाड़ों के बीच महुआ और कुसुम के संग संग ही खिलता है। असली पलास तो पुटुस की झाड़ों के बीच
महुआ और कुसुम के संग संग ही खिलता है, पहाड़ों के साये में नदियों से अटखेलियां करते हुए। आदिवासियों के लिए जंगल पलास नहीं है, महुआ है, डूंबर है। आदिवासियों के लिए आदिवासियों के लिए जंगल पलास नहीं है, महुआ है, डूंबर है। मेरी दूसरी कविता है मैं भी टूटा हुआ पुल। मैं भी टूटा हुआ पुल बनते देखना चाहता हूं, जो मेरे गांव से तुम्हारे शहर को जोड़ता है। जानना चाहता हूं मैं कि वह बनेगा या भी कि नहीं। मैं भी टूटा हुआ पुल बनते देखना चाहता हूं, जो मेरे गांव से तुम्हारे शहर को जोड़ता है। जानना चाहता हूं मैं कि वह बनेगा या भी कि नहीं। सलन की बीबी पेट से है, अस्पताल जाना है, उसी अस्पताल में जो तुमने हमारे लिए बनवाया है, और जहां की दवा, डॉक्टर, नर्स कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं जानना चाहता हूं कि पुल कब बनेगा। मेरी छोटी नोनी स्कूल जाना चाहती है। मेरी छोटी नोनी स्कूल जाना चाहती है, जो कि नदी के पार है, ताकि पढ़े और समझे वह तुम्हें, तुम्हारी नीतियों को, योजनाओं को। लेकिन मैं डरता भी हूं कि पुल बनने से निर्भय होकर जहां मैं घूमता हूं, जिस जंगल में, पुल के बनते ही तुम बेदखल कर दोगे मुझे भी, जैसे कर दिया मेरे दूर के गांव के रिश्तेदारों को। और डरता हूं अपनी जमीन के लिए, जो पुरखों ने बनाई थी मेरे और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। और डरता हूं अपनी जमीन के लिए, जो पुरखों ने बनाई थी मेरे और अगली आने वाली कई पीढ़ियों के लिए। भेंट चढ़ जाएंगी तुम्हारे भीमकाय बुलडोजर के, और तब मैं रिक्शा पुलर, कुली, मेरी बेटियां आया, रेजा, मेरी पत्नी धंगरीन के नाम से पहचानी जाएंगी। और मेरा एमए पास जवान बेटा अपने प्रतिरोध के कारण नक्सली बनाकर मार दिया जाएगा। और इसलिए मैं दुविधा में हूं, पुल बने या कि नहीं। इसलिए मैं दुविधा में हूं, पुल बने या कि नहीं। अगली कविता है हरसूद। नर्मदा के डूब क्षेत्र में आने वाला एक गांव है हरसूद। तुम अकेले नहीं हो हरसूद, कई हरसूद हैं पूरे देश में, बार बार डूबने उजड़ने के लिए। तुम अकेले नहीं हो हरसूद, कई हरसूद हैं पूरे देश में, बार बार डूबने उजड़ने के लिए। वो कहते हैं विकास जरूरी है, वो कहते हैं विकास जरूरी है। तुम सरीखे के डूबने से आबाद होते हैं कई भविष्य और वर्तमान। सो तुम्हें तो डूबना ही होगा। वीरान पड़े आंगन, टूटे फूटे घर, क्यों रोते हैं रात दिन, समझ में आ गया। वीरान पड़े आंगन, टूटे फूटे घर, क्यों रोते हैं रात दिन, समझ में आ गया। पर ईश्वर के घर खुद खंडहर बने हुए हैं, पर ईश्वर के घर खुद खंडहर बने खड़े हैं, और वो खुद बुत। घंटी, भक्त और आवाज नहीं पहुंचते उनके कानों में तुम्हारी प्रार्थना। सो वे तथास्तु कहना भूल गए हैं। उनका भविष्य और वर्तमान बनाते बनाते कितनी बार पानी उतर गया। उनका भविष्य और वर्तमान बनाते बनाते कितनी बार पानी उतर गया। कई हर्षोद का, पर हर्षोद को अब भी न्याय की उम्मीद है उस न्यायालय से। पर हर्षोद को अब भी न्याय की उम्मीद है उस न्यायालय से, जो बुत बने देवालय की बगल में मौन खड़ा है सर झुकाए हुए। मेरी अगली कविता है कविताओं वाली नदी। अब भी कभी मन चाहता है कविताओं की नदियों में डूबती उतरती गोते लगाऊं। अब भी कभी मन चाहता है कविताओं की नदी में डूबती उतरती गोते लगाऊं। पहाड़ों की ढलान पर गाती हुई उतरूं, जटगी के खेतों में पीली फ्राक पहने छुप जाऊं,
और दादा से कहूं ढूंढो मुझे। पहाड़ों की ढलान पर गाती हुई उतरूं, जटंगी के खेतों में पीली फराक पहने छुप जाऊं और दादा से कहूं ढूंढो मुझे। पके जामुन से रंग लेकर जब बादल पहाड़ों से सहिया जोड़ने चले तो उन्हें गले मिलते देखूं। पर कैसे करूं मैं पूरी अपनी चाहना। कविताओं वाली नदी सूखने लगी है, गीतों के पहाड़ उजाड़ हैं। जटंगी के खेतों में हिंडाल्को की माइंस खुदी है। सूख गए हैं पोखरे, बादल पहाड़ों से आंख चुरा रहे हैं और जंगल से गुजरती हवा गुनगुनाना गुदगुदाना भूल गई है। बस फुसफुसाती हुई न जाने क्या कहती है कि मन अंदेशे से भरे दह में डूबता उतरता है। बस फुसफुसाती हुई न जाने क्या कहती है कि मन अंदेशे से भरे दह में डूबता उतरता है और कविताओं की नदियों में डूबने की इच्छा बंदूक की बटों और बूटों के नीचे कराहती रहती है दिन रात। अगली कविता का शीर्षक है हम कविता नहीं करते। हम कविता नहीं करते, अपनी बात कहते हैं। हम कविता नहीं करते, अपनी बात कहते हैं, जैसे कहती है धरती, आसमान, पहाड़, नदियां। जैसे कहते हैं कुसुम के फल, महुआ के फूल, जामुन की गंध, कटहल की मिठास, अभी अभी पैदा हुआ जीव और जंगल की सनसनाती हवा। हम गीत नहीं गाते, मैना की तरह कूकते हैं। हम गीत नहीं गाते, मैना की तरह कूकते हैं, मेमनों की तरह मिमियाते हैं, मेढकों की तरह टर्राते हैं। बारिश खुद को किसी आईसीयू में कब तक बचा पाओगे? हम नहीं होंगे तो खुद को किसी आईसीयू में कब तक बचा पाओगे? एक अंतिम कविता। हम धरती की माड़ हैं। हम सब इस धरती की माड़, इस सृष्टि के हाड़, हमारी हड्डियां विंध्य, अरावली और नीलगिरी। हम सब इस धरती की माड़, इस सृष्टि के हाड़, हमारी हड्डियां विंध्य, अरावली और नीलगिरी। हमारा रक्त लोहित, दामोदर, नर्मदा और कावेरी। हमारी देह गंगा, जमुना, कृष्णा के मैदान। हमारी छातियां जैसे झारखंड के पठार और जैसे कंचनजंगा। हम फैले हुए हैं, हम पसरे हुए हैं। हम फैले हुए हैं, हम पसरे हुए हैं। हम यहीं इसी पुरखा जमीन में धसे हैं सदियों से। हमें कौन विस्थापित कर सकता है? हमें कौन विस्थापित कर सकता है? सनसनाती हवाओं और तूफानों से हमारी ध्वनियों, भाषाओं को कौन विलोपित कर सकता है? कोई इंसान, कोई धर्म या कोई सत्ता? सिंहबोंगा और चांद बोंगा को, इस जवान धरती को कौन हिला सकता है? कह गई है पुरखा बुढ़ी, कह गया है पुरखा बूढ़ा। कोई नहीं, कोई नहीं। आप सब लोगों ने सुना, धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद जी मैम। अवन्ना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आपकी विविध आयामी कविताएं जी परंपरा से मुठभेड़ करती हुई आपकी विविध आयामी कविताएं बुनियादी सरोकारों को हमारे सामने रखती हैं और एक सामुदायिकता की प्रतिध्वनि हमें आपकी कविताओं में सुनाई देती है। आपका हृदय से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इस काव्य की गोष्ठी में एक तरीके से मैं कहूँगी कि हमारे अंतिम कड़ी में जो जुड़ रहे हैं कवि, वे हैं कृष्ण मोहन झा। दरअसल अंत जैसा कुछ हुआ नहीं करता है। हमारे कवि केदारनाथ सिंह जी की पंक्तियां हैं कि अंत महज एक मुहावरा है जिसे शब्द हमेशा अपने विस्फोट में उड़ा देते हैं। आदरणीय सर का परिचय कुछ इस प्रकार है। आपका जन्म 1968 बिहार मधेपुरा में हुआ। आपके कविता संग्रह हैं समय को चीर कर हिंदी में और एकता हिरायल दुनिया मैथिली में।
आपको कन्हैया स्मृति सम्मान 1998 में सम्मानित किया गया था। 2003 में आपको हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2013 में आपको कीर्ति नारायण मिश्र साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। मैं पुनः आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ और कविताओं के साथ आपको आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार। स्वागत है सर। नमस्कार उपस्थित कवि मित्रों, अनुज लुगुन जी, अनिल जी, पंकज जी, असंग घोष जी, आशीष जी, वंदना जी, इतना सुंदर संयोजन कर रही भावना जी और बाकी मित्रों का जी को। मेरा मोबाइल कुछ ही मिनटों में शायद ये ऑफ हो जाए, तो 16% रह रहा है, तो मुझे लगता है कि मैं शायद 2 कविताएं पढ़ पाऊंगा। रास्ते में रह जाए तो समझ जाइएगा कि छूट गया कभी। तो शुरू करते हैं। नाम तो उसका जाफर है। डॉक्टर साहब, नाम तो उसका जाफर है, लेकिन इतना विनम्र और इतना तेजस्वी है लड़का कि लगता ही नहीं कि वह जाफर है। सर कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है, कहीं किसी का स्पीकर ऑन है? हाँ, कृपया जिनका ऑन हो वो ऑफ। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये अपना स्पीकर ऑफ कर लें जी, ठीक है, ताकि कविता पाठ सुन सकें हम लोग। अभी भी आवाज आ रही है। ये भावना जी जरा इसको ठीक करवाइए। आप सभी से निवेदन है कि कृपया अपना माइक म्यूट कर लीजिए ताकि ये व्यवधान कुछ उत्पन्न ना हो। जी, क्या ठीक है? शुरू करूं? जी सर, शुरू करिए। फिर से। डॉक्टर साहब, नाम तो उसका जाफर है, लेकिन इतना विनम्र और इतना तेजस्वी है लड़का कि लगता ही नहीं कि वह जाफर है। कहीं भी देख ले, आकर सबसे पहले चरण स्पर्श करता है और मांस मछली के भक्षण की बात तो जाने दीजिए, कहता है कि अंडे से भी वास आती है। और सर्वाधिक आश्चर्य की बात तो ये सुनिए, अपने प्रस्तावित शोधोपाधि के लिए जो विषय चुना है उसने, वह कबीर या रसखान या जायसी नहीं, बल्कि अपने बाबा तुलसी है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कमल तो सदैव कीचड़ में ही खिलता है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आवाज ना आए, इसलिए मैंने ईयरफोन पीछे से लगाया हुआ है। देखते हैं आवाज पहुंच रही ठीक से यार। दूसरी कविता है गडेरिया। हवा, पानी और आकाश की तरह दिख सकता है कहीं भी वह। हवा, पानी और आकाश की तरह दिख सकता है कहीं भी वह, यानी वहां भी जहां उसके होने की संभावना सबसे कम है। अपनी आत्मा को तुम अगर अंदर से बाहर की ओर उलट दो, तो उसके उजड़े हुए वन में तुम्हें वह एक गाछ के नीचे बैठा दिखेगा, निराकांक्ष, अपनी लाठी बजाता हुआ, अपनी भेड़ें चराता हुआ। लेकिन इसे जाने दो, तुम तो आत्मा को मानते नहीं, कहते हो कि विज्ञान प्रमाणित नहीं करता उसे। शायद ठीक कहते हो तुम। गडेरिये को देखने से बहुत पहले गर्भ में ही तुम खो चुके अपना आत्मा, इसलिए अब धूल की तरह यहां वहां उड़ते फिरते हो। लेकिन यह हवा, पानी और आसमान की तरह सच है कि अपनी भेड़ों से चुपचाप बतियाता हुआ कहीं भी दिख सकता है वह। सिर्फ गिरिडीह में नहीं, अलवर में भी, रतलाम में ही नहीं, चंडीगढ़ में भी। आवाज नहीं आ रही है क्या पंकज जी? आ रही है सर, आ रही है। जी। लेकिन यह हवा, पानी और आसमान की तरह सच है कि अपनी भेड़ों से चुपचाप बतियाता हुआ कहीं भी दिख सकता है वह।
सिर्फ गिरिडीह में नहीं, अलवर में भी, रतलाम में ही नहीं, चंडीगढ़ में भी, यहाँ तक कि हयात के सामने रिंग रोड पर भी अपनी भेड़ों को ढूंढता और नरियों को पुकारता हुआ, अपने वन के लिए रोता और विधवों के लिए बिसूरता हुआ दिख सकता है। लेकिन तुम उसे देखते कहाँ हो? तुम्हारे नगर की छत से जब उठने लगती है उसकी भेड़ के गोश्त की गंध, एक अबूझ ज्वरग्रस्त पीड़ा में वह बड़बड़ाने लगता है। नहीं, वह पागल नहीं है। न जाने इतिहास के किस अध्याय से हाका लगाकर लाया हुआ कस्तूरी मृग है वह, और उसका अपराध उसकी निष्कवच मौलिकता है। 7 किवाड़ों के भीतर जब तुम्हारा नगर डूब जाता है अपने वांछित अंधकार में, अपनी अटूट यातना के थर थर प्रकाश में वह एक अभिशप्त देवदूत की तरह सड़क पर भटकता रहता है। बहुत अच्छा, धन्यवाद पंकज जी। और एक दूसरे मिजाज की अंतिम कविता, मिट्टी का बर्फ। मैं नहीं कहूंगा कि फिर लौट कर आऊंगा, क्योंकि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं कहूंगा कि फिर लौट कर आऊंगा, क्योंकि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कोहरे के उस पार शायद ही भाषा का कोई जीवन हो, इसलिए मेरे उच्चरित शब्द यही कार्तिक की भोर में धान के पत्तों से टपकेंगे ठोक ठोक। मेरी कामनाएं मेरे विगत अश्रु और पसीने के साथ दुख की इन्हीं घाटियों से उठेंगी ऊपर, और जहां मैंने जन्म लिया उसके विदग्ध आकाश में फैल जाएंगी बादल बनकर। मेरी आत्मा और अस्थियों में रचे बसे दृश्य इस गर्द गुबार, इस खेत खलिहान, इस घर द्वार में अपना मर्म खोजने बार बार आएंगे। इनके बाहर कहाँ पाएंगे वे अर्थ, भला कहाँ जाएंगे। बहुत धन्यवाद। जाना यदि संभव ही हुआ तो शब्द और दृश्य और कामना के बिना क्या और कितना बच जाऊंगा कि उसे कहा जा सकेगा जाना। आया हूं तो यही रहूंगा। आषाढ़ की इस बारिश में, धरती के उच्छ्वास से उठने वाली अविरल गंध में, खपरेल के इस अंधेरे घर में रोज दोपहर को लग जाने वाले सूर्य के किरण स्तंभ में चमके हुए दर्पण पर बार बार आकर चुपचाप सो जाने वाली धूल के एक एक कण में आया हूं तो यही रहूंगा, मैं कहीं नहीं। बहुत और सुनाइए सर कुछ कविताएं, 1-2 और कविताएं सुनाइए। मुझे लगता है अनिल जी, पंकज जी, ये 13% बच रहा है मेरा मोबाइल, तो कहीं भी रास्ते हो सकते हैं। कृष्णमोहन झा सर, जरा मेरी बात सुने। हाँ आशीष जी बताएं। आप अपना ईयरफोन निकाल दें मोबाइल से। अच्छा, मोबाइल से जहां से कनेक्ट है उसे बाहर कर दें, इसकी वजह से इको आ रहा है जी। अब पढ़ें आप, तो मुझे लगता है बेहतर आवाज आएगी। चलिए ठीक है, मुझे लगता है मुझे भी लगता है नहीं आवाज ही नहीं आ रही। नहीं आ रही आप अपना जी अपना वॉल्यूम जो है हाई पर रख लें। अच्छा, ये पूरा है, जितना वॉल्यूम हो सकता है उतना है। तो मुझे लगता है वही व्यवस्था ज्यादा बेहतर थी। जी जी जी, मैं वही करता हूँ। और माफ कीजिए मुझे, मैंने अपने तकनीकी ज्ञान का उपयोग करना चाहा, पर ये तो उल्टा ही पड़ गया। कोई बात तो सकारात्मक थी। ईयरफोन से आवाज आ रही थी। जी जी जी,
नाव अब ठीक है जर्जर पंकज जी? नहीं, लहरों से टकराती तो है। जी जी जी। नाव जर्जर ही तो लहरों से जी टकराती तो है। जी, तो इसी जर्जर मोहन नाव सर, के साथ जी, जर्जर मतलब मेरा टेक्नोलॉजी को अगर इशारा है। अगर ये वही हो वही सके मैं तो वही कह रहा सोमवार, हूँ। हाँ, नहीं, वो मैं ये अनिल कह रहा भाई हूँ कि अगर हो बहुत सके सोमवार, मंगलवार, बुधवार वाली जो कविता है जिसमें डेट्स जी आती हैं अलग अलग दिनों में जो जी घटनाएं घटी हैं, वो वाली अनिल अगर कविता भाई हो तो आप। जी, वो अनिल भाई बहुत शुक्रिया, वो लंबी कविता है और ये मोबाइल 11% पर आ गया है, तो अरे वो नहीं, वो संभव नहीं सुनाइए सर, होगा। सुनाइए। जी, एक कविता मैं सुनाता हूँ, सारंगी, अंतिम कविता। एक और सारंगी और एक सोमवार मंगलवार वाली सुना दीजिए सर। 11% वो बहुत होता है, 1% तो भी बहुत होता है। शुरू कर दीजिए आप, बस हो जाएगा। तो मैं वही सोमवार बुधवार ही सुनाता हूँ, 8वां नहीं, दिन। दोनों सुना दीजिए सर, नहीं नहीं, वो सारंगी अच्छी, बहुत अच्छी कविता है और वो जी, वही मैं सारंगी सुनाता हूँ पंकज भाई, वही सुनाता हूँ। सारंगी उसके बाद सारंगी वाली सुना के समापन कीजिएगा सर, टाइम बहुत अरे है। बहुत ज्यादा होगा जी। अच्छा अच्छा अच्छा, एक ज्यादा सेकंड। क्या है, दर्द का हद से गुजरना है, ज्यादा दवा दवा हो हो जाना है। जाए। पता नहीं वो कहाँ है ये कविता, खोजना भी मुश्किल है। और असल में हाँ, आ गई। आराम से खोजिए, जी आराम। जी 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 जी। रामचरितमानस थोड़े 8वां दिन, है। 8वां दिन, हाँ बिल्कुल। 8वां दिन। सप्ताह का एक भी दिन ऐसा नहीं जो बचा हो निष्कलंक अब, और जिसके हाथ निष्कलुष और दिल बेदाग हो। सप्ताह का एक भी दिन ऐसा नहीं जो बचा हो निष्कलंक अब, और जिसके हाथ निष्कलुष और दिल बेदाग हो। सोमवार की छाती पर अब भी हिरोशिमा के चिथड़े बिखरे हुए हैं। वहां ज्यों का त्यों खड़ा है मौत का एक स्याह और मशरूम जैसा दरख्त। मंगलवार तो लोरका के खून से रक्त रंजित है ही। यही वह दिन है जब समुद्र की तरह उमड़ते हुए एक कवि को स्पेन के राष्ट्रभक्तों ने क्या से क्या बताकर मार डाला। वाह वाह, क्या और, बात। और गुजरात के दंगे के कलंक से बुधवार बच नहीं सकता, जहां की दुर्लभ शाकाहारी प्रजाति ने इसलिए सैकड़ों लोगों को कबाब की तरह भून डाला क्योंकि वे पश्चिम की ओर मुड़कर किया करते हैं पूजा। मेरे पिता के जलने की गंध बृहस्पतिवार के फेफड़े में फैली है तेजाब की तरह। मेरे भैया की चंदन जैसी देह बृहस्पतिवार की ही आग में अब भी राख हो रही है। 30 जनवरी को जो कहीं से भागता आया था प्रार्थना सभा में उस दिन, उन 3 हिंदू गोलियों से आहत और अचेत वह शुक्रवार अब भी तड़प रहा है। थियानमेन चौक पर उद्विग्न और लाचार यह बेचारा शनिवार भी बराबरी और मैत्री और कम्यून के दावे का शिकार होकर लहूलुहान और मृत पड़ा है। और लोकप्रिय इतवार की इस सच्चाई से भला कौन है अनभिज्ञ कि प्रथम विश्व युद्ध के मृतकों के सूखे खून से उसका रंग और गाढ़ा हुआ है। दोपहर की विलंबित उबासी में खर्राटे भरता रहता है उसका कलंक। रक्त रंजित इन 7 दिनों में टाका हुआ मैं, मनुष्य होकर मनुष्य से हाँका हुआ मैं, तुरपाई के एक घर से छिटक कर उस समय से चुरा लेता हूं एक चुटकी चुपचाप, जो अबोध बच्चों की दूधिया आंख में झिलमिलाता है। उनके शिशु आश्चर्य और उत्सुकता की उज्जवल धूल में निष्पाप, और पूरी दुनिया से नजरें बचाकर रात के निविड़ अंधकार में जब एक चांडाल भी नींद की मदिरा पीकर घुलट जाता है, एक सादे पन्ने पर अवनत में धीरे धीरे गढ़ता हूं सप्ताह का
8वां दिन। क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया। 8वें दिन को मैं अपना रक्त देता हूं, 8वें दिन को निकाल कर देता हूं अपने नेत्र, 8वें दिन को अस्थि देता हूं अपनी, 8वें दिन को अर्पित करता हूं अपना सुंदर असुंदर जीवन। 8वें दिन की नन्ही हथेलियों पर ओस से भीगे श्वेत चंपा के कुछ फूल रखता हूं, 8वें दिन की पलकों पर आकाश से लबालब चुंबन के मैं बिरवे लगाता हूं और 8वें दिन की निगरानी के लिए लिखता हूं कविताएं। क्या बात, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। वाली कविता, सारंगी वाली। पंकज जी, मुझे लगता है लोग काफी थक गए होंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं। चलिए, आप कह रहे हैं तो ये आपका बड़ापन। कविता के लिए तो एक श्रोता काफी है सर। बिल्कुल, एक चंद्र तमो हंति। जी हाँ, तो बहुत सारे। जी जी। तो ये है सारंगी। उस आदमी ने किया होगा इसका आविष्कार जो शायद जन्म से ही बधिर हो और जो अपनी आवाज खोजने बरसों जंगल जंगल भटकता रहा हो। उस आदमी ने किया होगा इसका आविष्कार जो शायद जन्म से ही बधिर हो और जो अपनी आवाज खोजने बरसों जंगल जंगल भटकता रहा हो। या उस आदमी ने जिसने राजाज्ञा का उल्लंघन करने के बदले कटा दी हो अपनी जीव और जिसकी देह मरोड़ती हुई पीड़ा की ऐंठन मुंह तक आकर निराकार ही निकल जाती हो। अथवा उसने रचा होगा इसे जो समुद्र के ज्वार से तिरस्कृत घोंघे की तरह अकिंचनता के द्वीप पर फेंक दिया गया हो और जिसकी हर सांस पर कांप कर टूट जाती हो उसके उफनते हृदय की पुकार। या संभव है जिसने खो दिया हो अपना घर परिवार, साथ साथ रोने के लिए किया हो इसका आविष्कार। इस असाध्य जीवन में टूटने और छूटने के इतने प्रसंग हैं भरे हुए कि इसके जन्म का कारण कुछ भी हो सकता है, एक पक्षी के मरने से लेकर एक बस्ती के उजड़ने तक। इसलिए जीवन के नाम पर जिन लोगों ने सिर्फ दुख झेला है उनकी मनुष्यता के सम्मान में अपनी कमर सीधी करके सुनिए इसे। यह सुख के आरोह से अभिसिंचित कोई वाद यंत्र नहीं, सदियों से जमता हुआ दुख का एक ग्लेशियर है जो अपने ही उत्ताप से अब धीरे धीरे पिघल रहा है। तो ये थी कविता। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कवि मित्रों का और श्रोताओं का और हैदराबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग और उसके अध्यक्ष प्रोफेसर गजेंद्र पाठक और बाकी साथियों का कि आपने हम सब मित्रों को एक साथ यहाँ, कवि मित्रों को एक साथ यहाँ एकत्रित होने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार सर। आपकी कविताएं कला और जीवन के संतुलन को साधती हुई सामाजिक प्रेम से हमारा परिचय कराती हैं। आपके प्रति हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद ज्ञापन से पूर्व इस संगोष्ठी प्रतिवेदन को बहुत ही संक्षिप्त रूप में मैं आप सभी के सामने रखूंगी। हिंदी विभाग हैदराबाद विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी समकालीन हिंदी कविता और केदारनाथ सिंह विषय पर आयोजित की गई, जिसका प्रथम सत्र, जिसका नाम था कविता और परंपरा, यह सत्र शाम 19 मार्च 2021 शाम 5 बजे से शुरू होकर 7 बजे इसका अंत हुआ। और इस सत्र में हमारे साथ विशिष्ट वक्ता के रूप में जुड़े प्रोफेसर अरुण कमल, उदय प्रकाश, प्रोफेसर कृष्ण मोहन झा सर और इस सत्र की अध्यक्षता की विश्वनाथ त्रिपाठी वरिष्ठ आलोचक।
आप सभी के वक्तव्य ने और आपके विश्वनाथ त्रिपाठी सर की अध्यक्षता में यह बताया गया कि कविता और परंपरा किस तरीके से एक मूल्य को जोड़ती हुई आगे बढ़ी। और इसी सत्र के अंतर्गत कविता का देश नामक पुस्तक, जिसके संपादक हैं प्रोफेसर गजेंद्र पाठक और दिग्विजय सिंह, आप दोनों इस कविता के संपादक हैं। इस कविता का लोकार्पण इस सत्र के अंतर्गत किया गया और इस कविता का लोकार्पण विश्वनाथ त्रिपाठी सर और रचना मैम ने अपने करकमलों से किया। और इसके अतिरिक्त इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का जो द्वितीय सत्र रहा उसका नाम था कविता और इतिहास। यह सत्र 20 तारीख को 11 बजे प्रारंभ हुआ, 11 बजे से 1 बजे तक चला। माफ कीजिएगा, इससे पहले का जो सत्र था उसका संचालन किया था श्रुति पांडे ने और द्वितीय सत्र का संचालन किया सुप्रभा महतो ने। और इस सत्र के में जो विशिष्ट वक्तव्य के साथ वक्ता हमारे साथ जुड़े उनमें प्रमुख थे गोविंद प्रसाद, आलोक पांडे सर, डॉक्टर सूर्य नारायण सर, और इस सत्र की अध्यक्षता की प्रोफेसर विजय बहादुर सिंह ने। कविता और इतिहास के तमाम पक्षों को खोलते हुए एक गंभीर चिंतन इस सत्र के दौरान किया गया और अपनी अध्यक्षता के दौरान लगातार विजय बहादुर सिंह सर ने कविताओं के साथ जो सहमति असहमति थी वो भी दर्ज की और बहुत ही गंभीर व्याख्यान के साथ यह सत्र अपने अंत की ओर बढ़ा। और इसके बाद एक सत्र और है जिसका नाम था स्मृति में केदारनाथ सिंह। इस सत्र की सबसे बड़ी खूबी ये रही कि इस सत्र में जो वक्तागण हमारे साथ जुड़े, दरअसल वे बड़भागी थे जिन्हें केदार जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, जिन्हें केदार जी के से पढ़ने का मौका मिला। तो इस सत्र में केदार जी की स्मृतियों को याद करते हुए इस सत्र में जो भी वक्तागण हमारे साथ जुड़े उनमें विशिष्ट वक्ता के रूप में हमारे साथ थे महेश आलोक, प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर वंदना झा और प्रोफेसर दुर्गा प्रसाद गुप्त। आप सभी ने केदारनाथ सिंह जी के साथ बिताए हुए उन पलों को अपने संस्मरणों के माध्यम से हमारे समक्ष रखा। और इसके बाद तीसरा सत्र जिसका नाम है कविता और समाज। इस सत्र के अंतर्गत विशिष्ट वक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़े प्रोफेसर RN सिंह, डॉक्टर अनिल त्रिपाठी, पंकज चतुर्वेदी और इस सत्र की अध्यक्षता की प्रोफेसर V कृष्णा सर ने। कविता और समाज के विविध आयामी पक्षों को दिखाते हुए इस सत्र के अध्यक्ष माननीय प्रोफेसर V कृष्णा सर ने केदारनाथ सिंह जी के व्यक्तित्व के विविध आयामी पहलुओं को हमारे सामने रखा और एक गंभीर चिंतन के साथ जो उनके रचना कर्म की विशिष्टता है उसको हमारे समक्ष रखा। और इस सत्र के बाद अब जो अंतिम सत्र जो अभी अपने अंतिम ओर है, अपने अंत की ओर है, वह है काव्य संध्या। यह काव्य संध्या, जैसा कि हमारे विभागाध्यक्ष ने कहा कि पूरी संगोष्ठी की इसको हम आत्मा कहेंगे और एक बहुत ही सुंदर आयोजन काव्य संध्या के रूप में हम इस काव्य संध्या से जुड़े और हमारे विशिष्ट कविगणों को हमें सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ और लगातार रहे हैं। तो हम इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए, दरअसल जिस समय में आज हम जी रहे हैं वह कोरोना का एक ऐसी विषम परिस्थितियों का समय है जहां मैं कहूंगी कि आज समय के अभाव के साथ साथ दो अभाव हमारे साथ और जुड़ गए हैं, एक नेट डाटा का अभाव और एक बैटरी का अभाव। और हम दरअसल देख ही रहे हैं कि जब संख्या कम होती है तो ये हमारी मजबूरी हो जाती है, किसी का डाटा पैक समाप्त हो जाता है, किसी की बैटरी खत्म हो जाती है। लेकिन इन सारे अभावों के बावजूद, इन सारी समस्याओं के बावजूद लगातार 2 दिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे हमारे श्रोतागण, हमारे अतिथिगण। आप सबकी भागीदारी से, आप सबकी सहयोगिता से ही यह कार्यक्रम इतना सफल हो सका। मैं पुनः हार्दिक आभार आप सभी के प्रति व्यक्त करती हूँ और इस सफल संगोष्ठी के धन्यवाद ज्ञापन के लिए हिंदी विभाग हैदराबाद विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर जे आत्माराम सर को आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर जे आत्माराम सर। हेलो, नमस्कार। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सर। जी नमस्कार। आज की काव्य संध्या के सभी विद्वज्जन, विशेषकर आज की काव्य संध्या के आज के सप्तक कवि जो आज की बात करते हैं, आज की समस्याओं की बात करते हैं, आज के देश की धड़कन की बात करते हैं,
जो सफर शुरू हुआ था अनुज जी से, उसको आगे बढ़ाया अनिल जी और असंग घोष जी ने। वंदना जी, कृष्ण मोहन झा जी, पंकज जी और आशीष त्रिपाठी सर ने इसको एक मुकाम पहुंचाया। आज की काव्य संध्या बहुत विशेष रही, क्योंकि हम जो सोच रहे थे कि आज देश में एक तरह से विपक्ष कमजोर होता जा रहा है, तो कवि है जो विपक्ष की भूमिका निभाता नजर आ रहा है। देश की समस्याओं को, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, सारी समस्याओं को बेबाक नजरिए से, बेबाक ढंग से हमारे कवियों ने आज सबके समझ प्रस्तुत किया। दरअसल ये आज युवा कवि की सोच है, ये देश की सोच है, देश के युवाओं की सोच है। आज के इन सभी कवियों को सुनते हुए मुझे 2-4 पंक्तियां लिखने का मन हुआ, मैं आपको सुनाना चाहता हूं, यदि आज्ञा हो। बिल्कुल, स्वागत है। मैं जो सोचता हूं, मैं जो कहता हूं, मैं जो सोचता हूं, मैं जो कहता हूं, वही सत्य है जो ये मानता हूं। जरूरी नहीं कि तुम भी मानो। सबके अपने अपने सत्य होते हैं। 1000 कोशिशों के बाद भी तुम्हारे अनुभव मेरे नहीं हो सकते, न तुम्हारा जीवन मेरा। लोकतंत्र है, मैं तुम्हारी आजादी का सम्मान करता हूं। तुमसे भी यही आशा करूं, ऐसी मूर्खता नहीं कर सकता, ऐसी मूर्खता नहीं कर सकता। दरअसल ये सातों कवियों को सुनने के बाद मुझे जो अनुभव हुआ, मैं इन चंद पंक्तियों में आपके सामने रखने की कोशिश करा। ये जो कवि हैं, दरअसल आज के सप्तक, आज के समय में यदि आज्ञे जी को फिर से एक सप्तक प्रकाशित करना हो, तो शायद इन्हीं 7 कवियों को लेकर आज का सप्तक प्रकाशित करते। मैं निवेदन करता हूं हमारे अध्यक्ष महोदय से कि संभव हो तो आज का सप्तक निकाले, क्योंकि हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं वेरी डायनामिक लीडर इसलिए कह रहा हूं कि बहुत कम समय हुआ है उन्होंने अध्यक्षता का भार ग्रहण किया, और इस कम समय में इतना डायनामिक कार्य उन्होंने किया है। कई ही संगोष्ठियां आयोजित की है, और लीडर इसलिए भी है कि ही इज लीडिंग द शिप, और शिप में लीडर आप देखते हैं कि पूरे अपने समाज को, अपने शिक्षक बंधुओं को और विद्यार्थियों को आगे करता है। सबको साथ लेकर, सबको उचित सम्मान देते हुए आगे ले जा रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं सभी वक्ताओं का, आज के सभी कवियों का, और इस सफल आयोजन के लिए जितना परिश्रम अध्यक्ष महोदय ने किया है, उसके लिए विशेष मैं धन्यवाद देता हूं। और आप सभी लोग जुड़े, इस कार्यक्रम को सफल बनाया, आप सबके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जब श्रोता नहीं होंगे, जब वक्ता नहीं होंगे, तो आयोजक क्या कर सकता है। तो आप सबका सहयोग मिला, इसलिए मैं पुनः पुनः विभाग की ओर से, शोधार्थियों की ओर से, सभी शिक्षक समुदाय की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप सभी को हिंदी विभाग हैदराबाद विश्वविद्यालय की ओर से, इस आयोजन के संयोजक की ओर से मैं पुनः आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ।
धन्यवाद।